बाजार बोलते हैं इसमें एफआईएसडीआईज के डेटा पॉइंट्स पढ़ते हैं एक बार और फिर ग्लोबल मार्केट्स और देख लेते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स और फिर कुछ खबरें। तो फटाफट से देख लेते हैं एफआईएसडीआईज का डेटा क्या बोल रहा है। तो एफआईएसडीआईज का डेटा तो सेम कहानी है। 4,113 करोड़ रुपए की सेलिंग करके गए और वो दिखी भी थी फ्राइडे के सेशन में, और 4102 करोड़ की बाइंग जो कि डीआईज ने की वो दिखी नहीं। यही प्रॉब्लम हो रहा है कि एफआईएस की सेलिंग तो दिख रही है लेकिन डीआईज की बाइंग नहीं दिख रही है। ये मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रिगर लेते हैं। अगला ट्रिगर है ग्लोबल मार्केट्स। तो ग्लोबल मार्केट्स में यूएस तो ठीक ठाक बंद हुआ। कल के सेशन में चाइना, हैंसेंग, निकाई, कोस्पी यहाँ पर ठीक ठाक बढ़त बनी हुई है, तो ग्रीन मार्क पर बने हुए हैं। यही एक सपोर्ट भी है क्योंकि जापान के मार्केट को लेकर बहुत सारी बातें आ रही थी कि उनकी करेंसी में मजबूती आ रही है और वहाँ इलेक्शन आ रहे हैं, तो काफ़ी कुछ येन कैरी ट्रेड को लेकर कुछ टेंशन्स बन रही हैं। लेकिन कोस्पी को लेकर आ रही है कि वहाँ पर जो टैरिफ है डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 25% कर दें हैं। तो ये सारी खबरें हैं जिसका असर अभी दिखा नहीं है कोरिया या जापान के मार्केट पर, उसको भी जानेंगे। लेकिन देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि अच्छी स्ट्रेंथ के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो जो कामकाज कर रहे हैं उसमें होम फर्स्ट, ट्रेन इंडस्ट्रीज, पीटीसी इंडिया, डीसीबी और एक्सिस बैंक। आफ्टर रिजल्ट एक्सिस बैंक में अच्छा जंप देखने के लिए मिल रहा है और ये कुछ एक काउंटर जहां पर कि 5 से 7% का जंप देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज के मार्केट में भी एक गिरावट झेल रहे हैं। तो एसबीएफसी करीब 11% नीचे, 100 7.5%। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सिंजिन और सन टीवी इन सभी में करीब 6 से 7% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। सब मारुति का जो आप बात कर रहे थे, मारुति ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पर 40 to 50% का मार्केट शेयर रखती है। हालांकि निचले स्तरों से अब कुछ रिकवर तो हो रहा है लेकिन प्रेशर में है शेयर। हमारी ऑटो कंपनीज पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है क्योंकि यूरोप की कार कंपनीज हमारे यहाँ पर एंट्री कर रही हैं। सो आई डोंट थिंक सो। सो वही तो मैं आपको कह रहा था कि मारुति का सेलिंग प्राइस पॉइंट क्या है। हम्म। मारुति सेलिंग इट्स टॉप एंड मॉडल्स एट क्लोज टू 12 13 14 lakhs राइट पर कार। हम्म। 14 लाख में बिकती है। बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडी की सबसे सस्ती कार 35 lakhs के नीचे नहीं आएगी। तो दे आर नॉट कंपीटिंग इन द सेम मार्केट। हम्म। इंडिया का मास मार्केट जो है वो मारुति, अब मारुति, टाटा मोटर्स, महिंद्रा अभी भी रखेंगे। जहां थोड़ी सी कंपटीशन शायद आ सकती है फ्रॉम द लाइक्स ऑफ रेनो या फिर सिट्रॉन, पर्जो, जो दे आर मोर प्राइस कंपेटिटिव कार्स। बट फॉर देम ऑल्सो टू compete उनके पास वो डिस्ट्रीब्यूशन रीच नहीं है, सर्विसिंग रीच नहीं है। हम्म। जो इवेंचुअली सब कस्टमर को चाहिए कि अगर मैं गाड़ी लेता हूं तो सर्विस बराबर हो, मेरे को स्पेयर पार्ट्स बराबर मिले। सो जो मारुति की प्लस पॉइंट्स है, आई थिंक दैट विल मोर देन ऑफसेट फॉर एनी प्राइस कंपेटिटिवनेस दैट कम्स आउट ऑफ यूरोप और इवन फ्रॉम द यूएस। अगर फोर्ड या कोई भी आता है, फोर्ड एक दो बार आके वापस चली भी गई है, दे वर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया बट दे स्टिल कुड नॉट compete राइट। तो मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। क्यों स्टॉक्स करेक्ट हुए मारुति और महिंद्रा? क्योंकि वैल्यूएशंस काफी भाग चुके थे पहले। सो आई थिंक रैशनैलिटी टू वैल्यूएशन ज्यादा हो रहे हैं रादर देन रिस्क टू हर्टिंग बिजनेसेस ऑफ कंपनीज लाइक मारुति एंड महिंद्रा। बिल्कुल ठीक है सर। कुछ एक कंपनीज जो कि यूरोप में एक्सपोजर रखती हैं, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स हो गया। अब टाटा मोटर्स का इंडिया बिजनेस भी है, यूरोप में भी बिजनेस है। अब उनके लिए इंपोर्ट करना क्या कुछ फ़ायदेमंद होगा? दूसरा, फॉर एग्जांपल अपोलो टायर्स है, उनका यूरोप में भी बिजनेस है और इंडिया में भी बिजनेस है। बालकृष्ण इंडस्ट्री यूरोप इंडिया, मदरसन यूरोप इंडिया, ज़्यादातर जो मतलब उनके जो मेन बिजनेस जो मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू है। तो ऐसी कंपनीज पर कोई अपॉर्चुनिटी बनेगी या इनका सेम चलता रहेगा? तो एक्चुअली आप देखें तो जो कंपनीज में मदर्स एंड सुमी की आपने जो बात की, वहां पे बहुत पॉजिटिव हो सकता है अगर डील हो सकता है। मेरा एक्सप्लेनेशन ये है। टुडे इंडिया इज फेसिंग वेरी हाई टैरिफ्स फॉर एक्सपोर्टिंग टू सर्टेन कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि हमारी ट्रेड डील नहीं है। बट यूरोप के साथ हमारी ट्रेड डील है। नाउ यूरोपियन जो मैन्युफैक्चरिंग है यो यूजुअली यूरोप के कंपनीज के लिए बनी गई थी, सो दैट दे कुड बी competitive देयर। अगर एफटीए साइन हो जाती है एंड फॉर सम रीजन इंडिया और यूएसए का नहीं होता है, तो कंपनीज लाइक टाटा मोटर्स, अब मदर्सन सुमी, जो भी कंपनीज यूरोप में है, अपोलो, दे कैन यूज यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फॉर एक्सपोर्ट टू द यूएस मार्केट
और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फॉर एक्सपोर्ट टू द ईयू मार्केट, देयरबाय बाईपासिंग जो इंडिया यूएस की ट्रेड डील नहीं है, एंड कैप्चरिंग बोथ द मार्केट्स जो पहले वो इंडिया से कैप्चर करते थे। यानी कि अगर यूएस इंडिया से कैप्चर होता था, दे कैन नाउ कैप्चर दैट थ्रू यूरोप, एंड देन द यूरोपियन मार्केट दे कैन कैप्चर थ्रू इंडिया। और दोनों साइड पे दे कैन बी प्राइस कंपेटिटिव एंड ग्रो। तो जो कंपनीज के पास दोनों लोकेशंस पे बेनिफिट है, दे, अगर यूएस के साथ ट्रेड डील नहीं होती है, देन इट्स अ बिग बेनिफिट टू कंपनीज लाइक दैट। अदरवाइज अगर होती है, दोनों कंट्रीज के साथ एफटीए साइन हो जाती है, देन आई डोंट थिंक दे गेट स्टैंड एनी मेजर बेनिफिट, क्योंकि जो यूरोपियन यूनिट्स है वो दे कंटिन्यू टू केटर टू यूरोप, और इंडिया से दे विल एक्सपोर्ट टू द यूएस। बट वी नीड टू सी, क्योंकि it's too early to say what benefits will come, but definitely there will be some benefit for companies that have some manufacturing in Europe, if इंडिया ईयू में, इंडिया यूएस में ट्रेड डील अच्छी सी नहीं आती है। ठीक है, तो ये रही बात अमेरिका और यूरोप की। लेकिन बातचीत अमेरिका से भी चल रही है, और संडे को हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, इनकी मुलाकात हुई अमेरिकी कांग्रेस के कुछ लोगों से, और उन्होंने ट्वीट्स वगैरह भी किए। हालांकि भारत अमेरिकी रिश्ते और यूक्रेन युद्ध को लेकर खास बातचीत हुई है। सर कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का जो एग्रेशन है वो कुछ हद तक स्टेटमेंट में दो तरफ से आ रहा है। एक अभी फ्राइडे के सेशन में अदानी के खिलाफ आया, तो उसने मार्केट का पूरा सेंटीमेंट ख़राब कर दिया। दूसरी तरफ वीकेंड्स में खबर आ रही थी कि जो उनके बीसेंट हैं, उन्होंने ये बोला कि अमेरिका 25% टैरिफ कम कर सकता है, क्योंकि रशिया से जो इंडिया ने क्रूड ऑयल है वो बाय करना काफ़ी कम कर दिया है, क्रैश हो गया वो उनका जो क्रूड का पूरा प्लान था। तो ये दो तरफा स्टेटमेंट यूएस के जो चल रहे हैं इस समय, तो मार्केट इस समय नेगेटिव पर ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव को देख नहीं रहा, और इनफैक्ट पॉजिटिव हो भी नहीं रहा अमेरिका से कुछ। क्योंकि यूरोप के साथ आप बातचीत कर रहे थे, फाइनली आप टेबल पर आए, आपने एटलीस्ट कुछ तो किया। मार्केट को ये सेंस करेगा मार्केट की, चलो ठीक है भाई, अमेरिका तो एक खराब व्यापारिक वो हो गया पार्टनर, और वो हमारे साथ ही नहीं सबके साथ हो गया। मतलब ट्रम्प के रिश्ते आज अब कोरिया से उन्होंने डील कर ली, अब कोरिया को धमकी दे रहे हैं। वहाँ यूरोप से डील कर ली थी, यूरोप को धमकी दे रहे थे अभी। तो मतलब वो तो अनप्रेडिक्टेबल है, उनके साथ डील करके भी कोई आपको फ़ायदा बहुत बड़ा मिलना नहीं है। तो आप कम से कम जिन लोगों से रिश्ते अपने सुधार सकते हो उनसे सुधार रहे हो, वो इंडिया कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि मार्केट में इन चीज़ों को लेकर पॉजिटिविटी भी सोचनी चाहिए, मार्केट केवल नेगेटिव्स को ही देखता रहेगा? अगेन मार्केट्स को डेफिनेटली पॉजिटिव्स देखनी चाहिए। व्हाई? बिकॉज नाउ लॉट ऑफ द नेगेटिविटी टू लार्ज एक्सटेंट हैज बीन फैक्टर्ड इनटू, अगर आप देखें ना, ओके सो विवेक जी, आई वांट टू से समथिंग कि अगर आप देखें तो मार्केट इज ओनली 3-4% अवे फ्रॉम लाइफ टाइम हाई। राइट। But if you go into the depth of the market, markets are 30 to 40% away from their lifetime highs. 50, कोई स्टॉक 60% डाउन है। मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग इंडियन मैन्युफैक्चरर की बात करता हूं, जो इंडिया में केटर करती है, टिटागरा रेल वैगन। दे मेक फ्रेट बोगीज एंड दे मेक वंदे भारत बोगीज, और ये सब बनाती है। वो स्टॉक 2000 से लेकर it is trading at I think 780. Yeah, so you're talking of a 60% correction. Okay, this is a company that has nothing to do with Europe, has nothing to do with US. So हम सिर्फ ब्रॉडर मार्केट को देख के हम सबको लगने लगा है कि मार्केट उतना घटा नहीं है, बट अगर आप डेप्थ ऑफ मार्केट में देखें तो बहुत डेप्थ, बहुत फॉल आया है अक्रॉस द बॉर्डर, राइट? नॉट आई एम जस्ट एक स्टॉक ही है, आई एम टॉकिंग ऑफ मल्टीपल स्टॉक्स ऐसे गिरे हुए। तो शुड मार्केट स्टार्ट लुकिंग एट पॉजिटिव्स फ्रॉम द नेक्स्ट 2 years? यस इट शुड। क्यों? क्योंकि वी बिलीव जो इंडिया डोमेस्टिक स्टोरी है इज हियर टू स्टे। Indian government is going to continue its infrastructure push. Indian government is going to expand rail network. Indian government is going to do defense spends. Indian government road बनाने वाली है, bridges बनाने वाली है। तो ये पूरी स्टोरी चेंज नहीं हुई है, बट मार्केट ऐसे ये स्टॉक्स को बिहेव कर रहे हैं कि ये कंपनीज में कुछ आने वाला नहीं है। अभी कंस्ट्रक्शन कंपनीज देख लिए, एनसीसी डाउन 50% फ्रॉम द हाई, एचजी इंफ्रा 55-60% फ्रॉम द हाई। तो एक लार्सन एंड टूब्रो को होल्ड करके रखा है, यानी कि सब लोग को लगता है कि ये स्टॉक, कंस्ट्रक्शन कंपनीज गिरे नहीं है, बट इफ यू कंपेयर अक्रॉस द बोर्ड, लॉट्स ऑफ फॉल हैज हैपेंड एंड मार्केट
for the time being is choosing to ignore the positives, क्योंकि the noise globally is too large on the negatives, स्पेशली ईरान और यूएसए में अगर कुछ वॉर होता है तो उसका एस्केलेशन कहाँ तक जा सकता है, वो पैनिक में है। दूसरा, एमटीएफ जो है इंडिया में वो काफी लार्ज बुक बन गई थी, तो वो थोड़ी सी अनवाइंड हो रही है। बट वंस द मार्केट स्टेबलाइजेस आई थिंक मार्केट विल गो अप। तो ये मार्केट में पॉजिटिव न्यूज देखने चाहिए, जो सेक्टर्स को बेनिफिट आने वाले हैं वो देखने चाहिए, एंड वन शुड मेक इन्वेस्टमेंट्स इन दिस मार्केट फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स। क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से अगर आप 2 साल के बाद मार्केट देखेंगे, आप मार्केट का नक्शा का कुछ अलग देखेंगे। यस, लार्ज कैप जो उतने करेक्ट नहीं हुए हैं, शायद उतना रिटर्न नहीं आएगा, पर मिड और स्मॉल कैप और लार्ज कैप जो करेक्ट ज्यादा हुआ है, आई थिंक वहां पे आपको रिटर्न बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो जो शेयर सर मतलब 60-60% गिर चुके हैं और जिनके फंडामेंटल ठीक हैं, तो इन्वेस्टर्स को वैल्यू पिकिंग के तौर पर उन कंपनीज को देख लेना चाहिए, यू मीन टू से? बिल्कुल, बिल्कुल देखना चाहिए। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। देर आर कंपनीज इन द एनर्जी स्पेस जो इतने घटे हुए हैं। देर आर कंपनीज दैट आर इन रेलवे, मैंने जो एक पॉइंट आउट किया, देर मल्टीपल, आई एम जस्ट पॉइंटिंग और वन एग्जैक्टली, और टू, हाँ क्योंकि दे एग्जैक्टली। आर द टॉप ऑफ माय हेड। कंस्ट्रक्शन कंपनी में एनसीसी है द टॉप ऑफ माय हेड, बाकी भी काफी रहेंगे जो अच्छी कंपनीज है। अगर आप देखें तो ऑटो एंसिलरीज में अभी सोना बीएलडब्ल्यू इतना गिरा हुआ है, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, ग्रोथ इन सेल्स। फिर आप सीमेंट कंपनीज देख लीजिए, श्री सीमेंट इतना घटा हुआ है फ्रॉम 32,000 हाई, इट्स कम डाउन टू 27। एसीसी अंबुजा थोड़े घटे हुए हैं। अगर इंडिया में रियल एस्टेट स्टोरी जो हम लोग बात, रियल एस्टेट स्टॉक्स देख लीजिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज देख लीजिए, 3,600 से आज 1,500 पे आया हुआ है। इज द आर यू सेइंग कि इंडिया में रियल एस्टेट नहीं बिक रहा है? ऑफ कोर्स दे आर सेलिंग, दे विल कंटिन्यू टू सेल, क्योंकि देयर इज अ अपॉर्चुनिटी। यस, प्रीमियम प्रोडक्ट अभी बिक रहा है और मास नहीं बिक रहा है, पर अगर प्राइसिंग बराबर हो जाता है, मेरे हिसाब से मास में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। सो इफ ऑल ऑफ दी सेक्टर्स जो डोमेस्टिक फेसिंग है आर टू ग्रो, फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, एनबीएफसीज, बैंक्स, all of these sectors will do extremely well. Opportunity बहुत strong है। So one should definitely study sector specific, stock specific और investments करने ही चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। सर, और खबरों की तरफ बढ़ते हैं, कमोडिटी साइड पर थोड़ा सा चलते हैं। कमोडिटी में बड़े जंप देखने के लिए मिल रहे हैं सर। नेचुरल गैस की प्राइजेस में कल हमने देखा कि 31% का जंप एक दिन में, और मतलब 16 जनवरी से नेचुरल गैस की प्राइसेस 116% इंटरनेशनल मार्केट में चल गई है। जो लोग नेचुरल गैस में ट्रेड करते हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन जिनका नेचुरल गैस से लेना देना नहीं है, ज़्यादातर लोग सोने चांदी में ही देख रहे हैं, और जबकि अपॉर्चुनिटीज़ तो दुनिया जहां में बाकी कमोडिटीज़ में भी मिल रही हैं। हालांकि अमेरिका में बढ़ती ठंड की वजह से ये कारण माना जा रहा है कि नेचुरल गैस की कीमतों में इजाफा देखने के लिए मिला है, और गोल्ड कीमतें भी $5,000 के औंस के पार पहुंच चुकी हैं। चांदी भी 6% बढ़कर $110 पर औंस पर आ चुकी है। सर, कैसे देख रहे हैं कमोडिटीज़ की इस साइकिल को? तो विवेक जी, आई कैन ऑफिशियली से कि मेरा कॉल कमोडिटीज पे उतना राइट नहीं गया है। मेरा एक्सपेक्टेशन कभी भी नहीं था कि गोल्ड और सिल्वर इतने बढ़ेंगे। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे गॉन अप। स्पेक्युलेटिव है कि एक्चुअल डिमांड है सिल्वर में, स्पेशली फॉर फिनिश प्रोडक्ट्स, क्योंकि गोल्ड तो ज्वेलरी में ही जाता है। आई डोंट थिंक ज्वेलरी परचेज इतनी बढ़ गई है कि गोल्ड का रेट इतना बढ़ गया है। इट्स मोर ऑफ सेफ हेवन बाइंग, या फिर सेफ फ्लाइट टू सेफ्टी, और स्पेक्युलेटिव जिसके वजह से बढ़ रहा है। ये नेचुरल गैस का जो रनअप हुआ है, आपने राइटफुली कहा, दिस इज प्रोबेबली शॉर्ट लिव, क्योंकि यूएस में अभी फिलहाल काफी सिवियर विंटर आई हुई है। बट एज दैट वो थोड़ा खत्म होने लगेगा, मेरे हिसाब से नेचुरल गैस के प्राइसेस भी घटने लगेंगे। So I don't have a view on that per se, but I feel it will come down. But commodities पे मेरा view तो actually wrong गया है, because this kind of rally मेरा expectation नहीं था on precious metals। और commodities की अगर आप बात करें, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम सब बढ़ रहे हैं, and we did not think कि demand supply इतना change हुआ है in the last 6 months कि इतना बढ़ना चाहिए। But the fact remains कि it is moving up and these companies are making money, but we do not have much exposure there, and neither are we recommending anyone to buy into that, क्योंकि हमें लगता है कि कमोडिटी साइकिल जब टर्न होता है तो उतना फास्ट ही गिरता है, और ये स्टॉक्स ऑलरेडी काफी रन अप हो चुके हैं।
बिल्कुल ठीक बात है। कमोडिटी स्टॉक्स तो काफ़ी गिर चुके हैं। और सर जो यूज़र इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, अगर नेचुरल गैस की प्राइसेस इतनी आ जाती है, क्योंकि एपीएम गैस का जो एलोकेशन है ये भी स्लैश हो चुका है, 63% से घट के 41% पर। अभी मैं एटीजीएल का देख रहा था जिनके रिजल्ट्स आए थे, तो उन्होंने बोला कि एपीएम गैस का जो एलोकेशन है वो 41% हुआ है। हालांकि 42, 37 और इसी रेंज में उनका एलोकेशन काफ़ी समय से चल भी रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आपको 58% ऑफ द गैस अपनी रिक्वायरमेंट की बाहर से ख़रीदनी पड़ती है, तो वो जो प्राइजेस जिस तरह के मूव हो रहे हैं, उससे मार्जिन्स पर प्रेशर प्रेशर बढ़ेगा, ये जितनी भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। डेफिनेटली प्रेशर बढ़ेगा, बट लाइक आई सेड कि वी नीड टू सी कि ये गैस प्राइसेस जो है अभी हाँ। फिलहाल मेन एट दीज लेवल्स, राइट? अगर प्राइसेस स्टार्ट कमिंग ऑफ अगेन, देन इट विल बी अ शॉर्ट टर्म हिट। मे बी एक महीने का परचेज में थोड़ा सा पेन होएगा, बट देन इट विल स्टेबलाइज। बट द बिगर प्रॉब्लम इज अगर वो नहीं होता है तो फर्स्ट 4-5 मंथ्स ये सब सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स को हिट लेना ही पड़ेगा, स्पेशली ऑन द पीएनजी जो घर पे आता है। जो सीएनजी है आई एम श्योर वो थोड़ा सा रेट बढ़ा सकेंगे या कुछ कर पाएंगे, बट पीएनजी के रेट्स उतने नहीं बढ़ा पाएंगे जो नेचुरल गैस अपने घर पे कुकिंग के लिए आते हैं। And then government will also have to give some sort of change in higher prices, and ये सब inflationary nature से जैसे रहते हैं, which is actually a negative. So for the short term, how to react on this is I would stay put. अगर prices correct होते हैं natural gas के by itself because of demand supply, तो फिर no problem, continue to hold the stocks. पर अगर नहीं होते हैं, then I think companies like MGL, IGL में थोड़ा सा profit अगर है तो booking करिए, या फिर take a side step or get out from it from the time being till government comes and increases prices and we see how things change. पर इंडिया में एक चीज फॉर श्योर है कि डिमांड गैस का नहीं कम होने वाला है, ओनली प्राइसिंग चेंज होगा एंड विच विल बी हर्ट इन्फ्लेशन टू अ लार्ज एक्सटेंट। बिल्कुल ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं सर, कुछ एक रिजल्ट्स पर पहले करेंसी पर चलते हैं। ये 2022 के बाद डॉलर न्यूनतम स्तरों पे पहुंच चुका है दुनिया भर की करेंसीज के अगेंस्ट में, और येन में लगातार मजबूती चल रही है। सर ये डॉलर प्रॉब्लम करने वाला है? डॉलर और येन ये हमेशा से विलेन रहे हैं मार्केट के, इस बार फिर विलेन बनेंगे या कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलने देते हैं इनको ऐसे ही? तो डॉलर डेप्रिसिएशन जो हो रहा है इज एक्चुअली गुड फॉर इंडिया एक्सपोर्ट्स, राइट? स्पेशली हमारे यूएस काउंटर पार्ट से, अगर हम यूएस एक्सपोर्ट्स अपने कंपेटिटर से देखें, क्योंकि काफी कंपेटिटर्स की करेंसी हैव एक्चुअली अप्रिशिएटेड अगेंस्ट द यूएस डॉलर जहां हमारी डेप्रिशिएट हुई है। तो इट गेव अस अ एडेड एडवांटेज ऑफ बीइंग मोर प्राइस कंपेटिटिव। अगर कंटिन्यूसली गिरते जाएगा तो यस इट बिकम्स अ प्रॉब्लम पॉइंट, बट आई थिंक एट सम पॉइंट आरबीआई इंटरवीन करेगी एंड विल नॉट लेट इट फॉल बिलो अ पर्टिकुलर लेवल। तो आई डोंट सी इट एज अ मेजर कंसर्न। जो प्रॉब्लम हुआ है कि जितना करेंसी गिरा है, जो एफआई के इन्वेस्टर्स है वो लोग सोचते होंगे 10% अगर रिटर्न भी मिला अपने को स्टॉक में और 5-6% निकल जाता है डॉलर में, तो देन वी वॉक अवे इन डॉलर रिटर्न्स ऑफ 5%, जो हमें डेट फ्री मिलता है, टैक्स फ्री, आई मीन नॉट टैक्स फ्री, अपने हमें रिस्क फ्री मिलता है। वी इन्वेस्ट इन यूएस जी सेक 4.5%। तो फॉर आधे टके ज्यादा के लिए क्या इन्वेस्ट किया? सो दैट कुड हर्ट द फॉरेन फ्लोज फर्दर। So I'm sure RBI has to come in and start defending the rupee at some point or the other. वो कभी ना कभी करेगी। Where it is, I mean, difficult to say, but I would think it is very close to where we are. यहाँ से मुझे शॉर्ट टर्म में तो फर्दर रुपी डेप्रिसिएशन नहीं दिख रहा है। ठीक है सर, कुछ रिजल्ट्स की बात करते हैं हम। एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक नतीजे आए एक्सिस बैंक के। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनलाइन है, कुछ लोग कह रहे हैं थोड़ा सा हल्का सा 19 थे, लेकिन काउंटर बहुत अच्छा चल गया। सर आपने कैसे रीड किया, उसमें क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा? तो दोनों बैंक्स की अगर हम बात करें तो द बिगेस्ट पॉजिटिव आई टेल यू इंडसइंड और एक्सिस इज द सिक्वेंशियल रिडक्शन इन ग्रॉस एडिशन टू एनपीए। यानी एनपीएस, कि जो यस। फ्रेश एनपीएस बने हैं वो प्रीवियस क्वार्टर से कम हुए हैं, विच मीन्स जो ट्रेंड डिक्लाइनिंग है, विच इज अ वेरी बिग पॉजिटिव, क्योंकि जब वो ट्रेंड डिक्लाइनिंग हो जाती है मीन्स आपके फ्यूचर प्रोविजंस कम होने पड़ेंगे, एंड दैट ऑटोमेटिकली ड्राइव्स प्रॉफिटेबिलिटी। दूसरा, जब हम इतना रेट कट साइकिल में हैं
वी आर एट द बॉटम ऑफ द एनआईआई। तभी भी अगर आप दोनों बैंक्स की देखें, एक्सिस बैंक हैज मेंटेन्ड इट्स एनआईआई, और इंडसइंड बैंक में एक्चुअली सिक्वेंशली एनआईआई हैज गॉन अप फ्रॉम 3.53 टू 3.55। तो दोनों में पॉजिटिव ट्रैक्शन दिख रहा है। नाउ एज दे रिप्राइस देयर डिपॉजिट्स गोइंग फॉरवर्ड 6 महीने डाउन द रोड, एनआईज विल एक्चुअली स्टार्ट लुकिंग बेटर। और जब वो होगा तो ऑटोमेटिकली उनकी प्रॉफिटेबिलिटी विल स्टार्ट मूविंग अप। तो आरओए भी बढ़ेगा, आरओई भी बढ़ेगी, एनपीएस भी कम हो गए तो और प्रॉफिटेबिलिटी होगी। सो इन एवरी एस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू मी दोनों बैंक ने अच्छे से रिजल्ट्स दिए हुए हैं, लोन ग्रोथ हो रही है। इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ एक्सेलरेशन इन द इंडियन इकोनॉमी, जो आई थिंक इज वेरी नियर। आई थिंक नेक्स्ट 6 मंथ्स में हम देखेंगे एक्सेलरेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। एंड अगर वो कंजम्पशन ग्रोथ आता है एंड इट लीड्स टू ग्रोथ इन फ्रेश लोन्स जनरेटेड, तो ये दोनों बैंक अच्छी कर सकती है। बट नेट नेट टू पॉजिटिव्स आई विल से इज, एक लोन ग्रोथ अच्छा हो रहा है विदाउट फॉलिंग इन एनआईआई, एंड सेकंड फ्रेश एनपीए क्रिएशंस लोअर है, जो दोनों को बहुत अच्छे से फ्यूचर में बेनिफिट करेंगे। समीर सर, इस समय लोग कह रहे हैं कि अगर किसी को खरीदना है तो वो खरीदे अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी को कैसे बाय करें कि मतलब अनसर्टेन माहौल में सर्टेन चीज़ जो रिटर्न दे सकती है। देखिए, हमने गोल्ड सिल्वर को मिस कर दिया, और आप ही नहीं सर, मतलब इसमें मैं मानता हूँ कि मेरी जितने आज तक फंड मैनेजर्स या जितने भी बड़े हेड ऑफ रिसर्च सबसे बात हुई है, सभी ने मिस किया। मतलब किसी की प्रोजेक्शंस ये थी ही नहीं। अगर किसी से 2025 की स्टार्टिंग में पूछा जाता कि आप सोना चांदी कितना देख रहे हो, तो किसी के टारगेट शायद किसी के मैक्सिमम स्ट्रेच करके चांदी पर 1.5 लाख होंगे, वरना 1 लाख से ज़्यादा की कोई बात नहीं कर रहा था सोना चांदी की। अब वो तो खैर बियॉन्ड द रीच हो गए। अगर इस समय पर अनसर्टेनिटी को बाय करना हो, अनसर्टेनिटी मीन्स डोनाल्ड ट्रंप की वो जो वॉलेटाइल नेचर, और दुनिया जहाँ का जियोपॉलिटिकल रिस्क और करेंसी रिस्क, पता नहीं कितनी चीज़ें जो अनसर्टेन हो चुकी हैं, जहाँ पर लगता हो कि ये इस माहौल में सर्टेनली कुछ कर जाएगा, अच्छा कर जाएगा, वो क्या चीज़ है सर? तो मुझे अभी भी लगता है कंजम्पशन ऑफ इंडिया, इंडियन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन एक चीज है दैट इज गोइंग टू डू वेल ओवर द नेक्स्ट 3 years, वॉट वेदर डोनाल्ड ट्रंप अनसर्टेन कुछ करे या ना करे, फॉर द सिंपल रीजन कि द इंडियन इकोनॉमी बाय itself इज गोइंग टू कीप एक्सपैंडिंग। प्लस जो हमने अभी हिट्स लिए हुए हैं बिकॉज ऑफ यूएस एक्सपोर्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट, if we find alternative markets like EU and all, that automatically will take care of some of the problems, and जो consumption slowdown हुआ था will start seeing an uptick. Already GST benefits आ गए हैं, टैक्स ब्रेक्स आ गए। मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ छोटा मोटा तो गवर्नमेंट ये टैक्स बजट में भी करेंगे, वॉट एवर लिटिल बिट दैट दे कैन। बहुत बैलेंसिंग बजट रहने वाला है, बट वॉट एवर लिटिल दे कैन गिव दे विल ट्राई टू गिव, because eventually they want the economy to do well and market to go up. So I think वो एक स्पेस है जहाँ पे आप रिटर्न कमा सकते हो। बट आई वुड लाइक टू एंड दिस इंटरव्यू ऑन वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, विवेक, आई वांट टू स्पेसिफाई। देखिए, देर आर टू काइंड्स ऑफ रिटर्न्स, वन इज इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन या इमीडिएट रिटर्न्स, टू इज लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन या लॉन्ग टर्म पे रिटर्न। जब आप मार्केट अनसर्टेन होती है और मार्केट गिरी हुई होती है और आप तब खरीदते हो, सो जब ये सब अनसर्टेनिटी डस्ट या सब क्लियर होता है एंड सर्टेनिटी रिटर्न्स, ये सब जो गिरे हुए स्टॉक से जब आप रिटर्न लेते हो तो द रिटर्न्स आर मल्टीफोल्ड। सिंपल एग्जांपल, कोविड के टाइम पे अनसर्टेनिटी था, मार्केट इतने गिरे, तब अगर आपने लिया तो मार्केट कितना बढ़ गया था। बट देयर इज द सेकंड इज आप मोमेंटम में खेलो। आप मोमेंटम में खेलोगे तो आई यू विल मेक रिटर्न्स इमीडिएटली, बट योर रिटर्न्स विल बी लोअर। एंड अगर मार्केट सेंटिमेंट वापस सब अच्छा रहता है, देन इट यूजुअली टर्न्स फॉर द रिवर्स। तो एक्चुअली इफ यू डोंट सेल एट द टॉप, आप लॉस भी कर सकते हो। तो आई से ऑलवेज ग्रेट टू बाय व्हेन मार्केट्स आर वेरी अनसर्टेन एंड एवरीवन इज पैनिकिंग एंड सेलिंग। तो ये टाइम पे थोड़ा सा आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए। मेरे हिसाब से आप अपने खुद के स्टॉक स्टडी करिए। मैंने थोड़े स्टॉक्स के नाम्स बोले हैं जहां पे हम पॉजिटिव है, यू कैन चूज टू लुक एट देम बट प्लीज स्टडी देम योरसेल्फ। बट मार्केट में देयर आर इनफ अपॉर्चुनिटीज इवन बियॉन्ड व्हाट आई हैव सेड, वेयर दे फॉल इन सो मच, जहां आप अच्छे से रिटर्न्स कमा सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 2 years। बिल्कुल ठीक है सर। तो ये रही बात मार्केट में पैसा बनाने की, और समीर सर की यही खासियत है। समीर सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन अगेन, हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू विवेक जी। थैंक यू।
आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ अंशुल जैन जी जुड़ चुके हैं फ्रॉम बनारस, लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च। जैन साहब, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। सर हाल बुरे है। गला बैठा हुआ है। बाकी सब ठीक है। तो कुछ लेते क्यों नहीं? लेने वाला पदार्थ ले नहीं सकते सर। नहीं, मैं दवाई की बात कर रहा था, आप पदार्थ पे क्यों पहुंच गए? हाँ, पदार्थ के तो शेयर भी एकदम पिटे पड़े हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा जैन साहब, कहाँ देख रहे हो ये मार्केट? आज एफ एंड एक्सपायरी वाले दिन बड़ा वॉलेटाइल हो रहा है, मतलब बार बार 50-100 पॉइंट निफ्टी घूम रही है हर आधा एक घंटे में। कहाँ, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है आज? सर आज भी नो ट्रेड डे मनाएंगे तो ज्यादा सुखी रहेंगे, क्योंकि वीकली चार्ट पे जो अनमिटिगेटेड लेवल था 25,060, उसके नीचे हम जाके क्लोज किए हैं। सुबह से बार बार हम उसको हिट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके ऊपर टिक जाए तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाए, लेकिन वो लेवल पार ही नहीं हो पा रहा है। वहीं से जाके हम पिट जा रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी जो 8 हफ्ते 9 हफ्ते का स्विंग लो था 58,712, बार बार हम उसके पास जा रहे हैं, उसको हिट करते हैं कि उसके ऊपर ब्रेकआउट लेके थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग करेंगे और वहीं से सेलिंग आ जा रही है। बट प्रॉब्लम ये है कि सेलिंग में नया लो भी नहीं बन रहा है, तो बायर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है रेजिस्टेंस निकालने का, सेलर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है उस रेजिस्टेंस को डिफेंड करने का, लेकिन नया लो बनाने में फेल हो रहा है। बेटर है इंडेक्स फ्रंट पे नो ट्रेड डे छोड़ दें, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी है और पोजीशंस उतनी रोल ओवर नहीं हुई है। तो आखिरी एक घंटे में अगर रोल ओवर जाता है तो लॉन्ग साइड के रोल ओवर ऊपर ले जाएंगे, शॉर्ट साइड के रोल ओवर नीचे ले जाएंगे, चॉपीनेस में आप मर जाएंगे। इसलिए बेटर है आज का दिन इंडेक्स फ्रंट पे छोड़ दें। या तो क्लियरली 25,070 के ऊपर टिक जाए तो बाइंग करना स्टार्ट कर दीजिएगा, फिर आपको एक 200 पॉइंट की अपसाइड मिल जाएगी और पीछे पीछे बैंक निफ्टी भी चल जाएगी। और अगर पहले बैंक निफ्टी 58,750 के ऊपर टिक गई, एग्जैक्ट लेवल है 712, थोड़ा बफर देके 750 पकड़ लीजिए, उसके ऊपर टिक गई तो भी पहले, जिसमें से पहले भी रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाए और टिक जाए, उसमें आप बाई कर लीजिए। बैंक निफ्टी टिकी तो 500 पॉइंट की अपसाइड, निफ्टी टिकी तो 200 पॉइंट की अपसाइड। बट क्लियर कट एविडेंस का वेट कीजिए, उसके बाद लीजिएगा।